हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम दीपिका है। मैं हरियाणा के पलवल जिले से हूँ। अब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी। उस समय मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी और हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मेरा एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र उस वक्त 15 साल थी। हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं और दोनों ही बहुत सुंदर हैं। लोग हमें देखकर हमारी खूबसूरती की तारीफ करते थे क्योंकि मैं अपनी मम्मी की तरह दिखती थी। मेरे पापा भी हरियाणा के ही रहने वाले थे, लेकिन मेरे पापा की आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी। अपनी जवानी के दिनों में उनके पास कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिससे वे खूब सारा पैसा कमा सकें। मेरे पापा अपने पिता यानी मेरे दादाजी के तीसरे बेटे थे। मेरे 2 बड़े ताऊजी की नौकरियां अच्छी थीं और वे अच्छा पैसा कमाते थे। मेरे पापा ने काफी समय तक अपने पिता की कमाई पर मौज मस्ती की थी। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। वे अपने दोस्तों के साथ अक्सर किसी न किसी खूबसूरत जगह पर घूमने चले जाते थे। मेरे पापा की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। यह बात तब की है जब मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वे पूरे कश्मीर में अपने दोस्तों के साथ रुके और वहां उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई। मेरी मम्मी कश्मीर की रहने वाली थीं। वे 3 बहनें थीं और अपने माता पिता के साथ उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मेरी मम्मी को भी मेरे पापा पसंद आ गए थे। मेरी मम्मी इतनी सुंदर थीं कि उनके सामने कोई टक्कर का नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी खूबसूरती पर जरा भी घमंड नहीं था क्योंकि जिस जगह से वे आई थीं वहां गोरे चिट्टे और सुर्ख रंगत वाले लोग ही रहते थे। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरे पापा पूरे 1 हफ्ते तक अपने दोस्तों के साथ कश्मीर में रहे। वह हफ्ता उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। जब पापा को घर वापस आने का वक्त हुआ तो मम्मी ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। पापा ने मम्मी से कहा, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं माने तो क्या होगा? मम्मी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। पापा मेरी मम्मी के माता पिता से लद्दा झगदद कर उन्हें अपने साथ हरियाणा ले आए। इसके बाद मम्मी के माता पिता ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। बौद्धा सा तिक तो तोड़ दे लिए क्योंकि मम्मी जिद पर अददी की थी। उन्हें शादी करनी थी तो सिर्फ मेरे पापा से ही। पापा मम्मी को लेकर घर तो आ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर में भी एक नया तमाशा उनका इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी बहुत शरीफ और सम्मानित इंसान थे। जहां हम रहते थे वहां के सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। दादाजी मान सम्मान वाले व्यक्ति थे और लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। अगर कोई लव मैरिज कर भी लेता तो वे उसे माफ तो नहीं करते थे, लेकिन उस योद्धे को खुशी से जिंदगी गुजारने की सलाह जरूर देते थे। जब उनके अपने बेटे ने ऐसा किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कश्मीर से लद्दत धाकी भगा लाएगा। जब मम्मी पापा हरियाणा लौटे तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली क्योंकि मम्मी अपने सारे दस्तावेज साथ लाई थीं। इसके बाद पापा उन्हें अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। घर के सारे लोग दोनों को एक साथ देखकर हैरान और डर गए। पापा ने जब सबको पूरी बात बताई तो दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। मम्मी कश्मीर से यहाँ आ चुकी थीं। अब वे वापस तो जा नहीं सकती थीं और दोनों शादी के बंधन में भी बंध चुके थे। दादाजी ने बड़ी रिद्धि मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि सामने उनका बेटा और बहू थी। मेरी दादी और दादाजी के दोनों बड़े बेटों ने उन्हें समझाया, गुस्सा करने से अब कुछ फायदा नहीं, बात बहुत आगे बढ़ के खत्या खास तय वो पादिरा हो चुकी है। इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मम्मी क्योंकि बहुत सुंदर थीं, इसलिए दादी का दिल उन पर आ गया। दादी उनकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुईं। शायद उन्होंने ऐसी खूबसूरत लद्दह की पहली बार देखी थी। दादी ने दिल से अपनी बहू को स्वीकार कर लिया। हालांकि दादाजी ने भी मान तो लिया था, लेकिन वे अपने दिल से नाराजगी दूर नहीं कर पा रहे थे। मेरे पापा ने शर्मिंदगी के साथ लोगों से माफी मांगी और वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। मेरे दोनों ताऊजी पहले से ही नौकरी करते थे और अपनी कमाई से अपने परिवार का खर्च चलाते थे, लेकिन मेरे पापा, जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की थी,
उन्हें शादी के बाद दादाजी ने साफ कह दिया, मैंने तुम्हें सारी जिंदगी अपनी कमाई से पाला, लेकिन अब अपनी पत्नी और आने वाले परिवार का खर्च तुम खुद उठाओ। मैं तुम्हें बस इतना ही सहारा दे सकता हूं। यह सुनकर पापा बहुत घबरा गए। उन्हें अब समझ आया कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी पापा से शिकायत नहीं की। उन्हें मेरे पापा इतने पसंद थे कि वे उनके साथ किसी भी हाल में जिंदगी गुजारने को तैयार थीं। मेरी दोनों ताइयाओं अपनी देवरानी से जलती थीं। वे हमेशा दादी को मम्मी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती थीं। वक्त बीतता गया। पापा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मेरे पापा पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्हें एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। भले ही वह नौकरी मामूली थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे मेहनत करके सब ठीक कर देंगे। मेरे दादाजी के पास अपनी कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं थी। जिस घर में हम लोग रहते थे वह काफी बड़ा था। फिर कुछ समय बीता और मेरा जन्म हुआ। जो लोग मुझे देखने आए वे सब यही कहते थे कि यह बेटी अपनी मां पर गई है। मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी। मैं अपने ननिहाल वालों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। मेरे जन्म के समय मेरी मम्मी को अपने माता पिता और परिवार की बहुत याद आई थी, लेकिन उन्होंने तो अपने सारे पुराने रिश्ते तोड़कर यहाँ की जिंदगी शुरू कर दी थी, तो अब पीछे कैसे लौट सकती थी। समय बीतता गया और दादाजी दादीजी एक एक करके इस दुनिया से चले गए। इसके बाद घर में लद्दाई झगड़े शुरू हो गए। मेरी दोनों ताइयां कहती थीं, यह पूरा घर हमारा है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन मेरे पापा का कहना था, तीनों भाई बराबर हैं। भले ही मैंने कभी कमाई न की हो, अपने माता पिता को अपनी कमाई का 1 रुपया भी न दिया हो, लेकिन माता पिता के लिए उनके सारे बच्चे बराबर होते हैं। जितना हक इस घर पर मेरे दोनों भाइयों का है, उतना ही मेरा भी है। इस बात पर बहुत बहस हुई। तीनों भाइयों के बीच खूब झगड़े हुए। फिर पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ कि घर को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा और एक हिस्सा मेरे पापा को भी मिलेगा। घर का बंटवारा हो गया। मेरे दोनों ताऊजी ने अपने अपने हिस्से की जगह बेच दी और उस पैसे से दूसरी जगह घर खरीद लिया। लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने हिस्से का घर बेचकर दूसरा घर ले सकें। उनके हिस्से में जो घर आया वह बहुत छोटा था। फिर भी मेरी मम्मी ने कहा, मैं इस छोटे से घर में भी गुजारा कर लूंगी। अभी हमारा घर छोटा है, लेकिन आगे चलकर बड़ीडिधा भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिर पर अपनी छत तो है। इस तरह हमारी जिंदगी अब थोड़े सुकून से चलने लगी। पापा जितने पैसे कमाकर लाते उनसे घर का खर्च चल जाता था। फिर कुछ समय बाद मेरा छोटा भाई पैदा हुआ और मेरे मम्मी पापा का परिवार पूरा हो गया। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को बहुत प्यार दिया, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वे हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पापा की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हर इच्छा पूरी हो सके। फिर वक्त गुजरता गया। मैं और मेरा भाई बड़े दाहे होने लगे। हमारी पढ़ाई पूरी हुई और उसी दौरान पापा की नौकरी भी पहले से बेहतर हो गई। वे पुरानी फैक्ट्री छोड़ ढाकर दूसरी फैक्ट्री में काम करने लगे, जहां उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। अब जिंदगी में परेशानियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। मेरे पापा के दोनों भाइयों का उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। हमारा यह छोटा सा परिवार था और हम एक दूसरे के लिए ही सब कुछ थे। जब मेरी उम्र 21 साल हुई तो मेरी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। उसने मुझे पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया था। मैं इतनी सुंदर थी कि कोई भी मुझे आसानी से पसंद कर लेता था। लेकिन राहुल कुछ अलग था। वह एक ईमानदार और समझदार लद्दद्दद्ध था। उसने मुझे न परेशान किया, न ही सीधे प्यार का इजहार किया। वह बस मेरा दोस्त बन गया। धीरे धीरे दोस्ती के बीच मुझे वह पसंद आने लगा और उसे भी मैं अच्छी लगने लगी। फिर हमारी मोहब्बत शुरू हो गई। मैं उसके प्यार में इतना डूब गई कि मुझे यह दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगी। हर वक्त बस राहुल ही राहुल नजर आता था। मेरी पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी। मैं बीएसएससी कर चुकी थी। राहुल इंजीनियरिंग कर रहा था और उसे अभी आगे पढ़ना था। वह भी मेरी तरह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी फैमिली मेरे परिवार से ज्यादा मुश्किल हालात में थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके पापा को ब्रेन ट्यूमर था, जिसके इलाज में बहुत खर्च होता था। राहुल एक छोटी सी नौकरी करता था। जो पैसे वह कमाता वे उसके पापा के इलाज में चले जाते। उसकी तनख्वाह पहले ही कम थी, ऊपर से उसे अपनी पढ़ाई का खर्च भी खुद उठाना पीडीडी आता था।
वह बहुत परेशानियों में घिरा हुआ था। इसी बीच उसकी मुझसे मुलाकात हुई। वह मुझे अपना हमदर्द समझने लगा, क्योंकि मैं उसकी तकलीफ को अच्छे से समझती थी। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पापा कहते थे, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, हम तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते, तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। लेकिन मैं इतनी आसानी से शादी कैसे कर सकती थी? मैं तो राहुल से प्यार करती थी। मैंने फौरन राहुल को यह बात बताई और कहा कि वह मेरे घर रिश्ता लेकर आए। राहुल बोला, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता ला सकूं। मैं अभी अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी-दधा भी नहीं हुआ हूं। ऊपर से मेरे पापा की तबीयत खराब है। ऐसे में अगर मैं अपने घरवालों से तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने कहा, राहुल, तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, वरना मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे। राहुल ने कहा, मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं अपने घर पर बात करूंगा। 1 हफ्ता बीत गया। इधर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ते तलाश रहे थे। फिर उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिला जो उनकी उम्मीदों से भी बेहतर था। एक बहुत अमीर परिवार ने मुझे पसंद कर लिया था। उन्हें दहेज या मेरे परिवार की आर्थिक हालत से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लद्दकी चाहिए थी। मुझे देखकर उन्होंने फैसला कर लिया कि वे मुझे अपनी बहू बनाएंगे। वे इतने अमीर थे कि पापा ने सोच लिया कि मेरी शादी यहीं करनी है। जब मैंने यह बात राहुल को बताई तो वह अकेले ही मेरे घर आ गया और मेरे मम्मी पापा से बात करने लगा। मुझे उसका यह आत्मविश्वास बहुत पसंद आया, क्योंकि वह मुझसे जुदा नहीं होना चाहता था। राहुल ने मेरे पापा से कहा, मैं दीपिका से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं, वह भी मुझसे प्यार करती है। पापा ने मुझसे मेरी राय पूछी। मैंने कहा, हाँ, मैं राहुल से प्यार करती हूं। लेकिन पापा को राहुल पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से राहुल एक साधारण सा लद्दका था, जबकि जिस लद्दके से मेरा रिश्ता तय हो रहा था वह बहुत स्मार्ट और अमीर था। पापा ने राहुल से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उसकी महीने की कमाई के बारे में पूछा और उसके परिवार के बारे में भी जानना चाहा। राहुल ने मेरे पापा को अपनी सारी बातें बिल्कुल सच-सच बता दीं। उसने एक भी झूठ नहीं बोला। पापा ने राहुल से कहा, हम तुम्हारे बारे में सोचकर बताएंगे। राहुल को भी उम्मीद थी कि मेरे पापा मान जाएंगे। वह हमारे घर से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा। पापा ने तो पूरा नाटक कर दिया। वे कहने लगे, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। आखिर इस लड्डके में ऐसा क्या देख लिया? न यह दिखने में अच्छा है, न इसका परिवार ठीक है, न ही इसके पास कोई अच्छा काम है। इसमें ऐसी कौन सी खासियत है कि तुम इससे प्यार करने लगी? जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारी शक्ल देखकर तो हजारों रिश्तों की लाइन लग सकती है। यह लद्दका तो तुम जैसी लद्दधकी को परेशान भी नहीं करता। मम्मी बोली, हमें यह लद्दधक्का बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम तुम्हारी शादी इससे नहीं बल्कि उसी लद्दधक्के से करवाएंगे जिसके साथ हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। लेकिन मैं अपनी जिद पर अद्दद ढह गई। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से। मगर मेरे मम्मी पापा भी अपनी जिद पर अद्दद गए। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया गया। घर में मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करवाई जा रही थी। मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया गया। मम्मी ने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया। उन्होंने कहा, अगर तुम राहुल से शादी करोगी तो हमारी लाश पर से तुम्हें गुजरना पड़ी रहेगा। मुझे अपने मम्मी पापा का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मेरा छोटा भाई भी मुझे समझाने लगा, दीदी, वही करो जो मम्मी पापा कहते हैं, इस लड्डधके को भूल जाओ। लेकिन मैं अपने दिल से राहुल को कैसे निकाल सकती थी? शायद राहुल फिर से मेरे मम्मी पापा से जवाब लेने के लिए आया था। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन उस बेचारे के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। पापा ने उसे डांट कर भगा दिया, मगर वह जाने को तैयार नहीं था। तब पापा ने उसे ऐसी बात कही जिससे वह मजबूरन चला गया। पापा बोले, दीपिका तुमसे शादी नहीं करना चाहती। राहुल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पापा ने उसे बाहर खड़े रहने को कहा और घर के अंदर आ गए। वे मेरे कमरे में आए और बोले, दीपिका, बाहर वह लद्दधका खड्डदा है। तुम्हें उससे कहना है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती।
जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज मैं और तुम्हारी मम्मी फांसी लगाकर अपनी जान दे देंगे। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों की तो खुद लव मैरिज हुई थी। मम्मी बोली, हाँ, हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन हमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। तब जाकर हमारी जिंदगी आसान हुई। जो परेशानियां हमने देखी, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी भी उन्हें झेले। हम तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कह रहे हैं। इस लड्डे डिधके की औकात क्या है? जिस जगह तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, वह लद्ददिदका तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, और यह लद्ददिदका तुम्हें जिंदगी भर कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम्हारे पापा ने मुझे खुश रखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। हर इंसान ऐसा संघर्ष नहीं कर सकता। कुछ लोग तो रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं। फिर क्या बचता है? मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मोहब्बत के साथ साथ पैसे भी चाहिए। इस हके के पास नहीं है। इसलिए हमारी बात मान लो और जाकर इससे सारे रिश्ते खत्म कर दो। कह दो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मम्मी पापा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं टूट गई। मजबूरी में मैंने अपने आंसू पोंछे और राहुल के सामने गई। राहुल ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, ये लोग ठीक कह रहे हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय हो गया है। तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो कि सुबकी कक्की छोड़ दो। राहुल बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुमने मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के वादे किए थे। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही उनकी हालत सुधरेगी वे तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। मैं उन्हें मना चुका हूं। मैंने कहा, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुमसे शादी करूं? तुम मुझे जिंदगी की कोई खुशी नहीं दे सकते, कोई आराम नहीं दे सकते। सिर्फ मोहब्बत दे सकते हो, और मोहब्बत से पेट नहीं भरता। तुम तो खुद पैसे पैसे को मोहताज हो। तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। मैंने हाथ जोड़ कर कहा, यहां से चले जाओ। ये सब कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। राहुल रोने लगा और बोला, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दौलत का लालच है। दौलत ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी में मोहब्बत भी जरूरी है। उसकी बातें मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं आईं। पापा ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं चुपचाप खड़ी थी उसे देखती रही। अपने कमरे में आकर मैं बहुत रोई। मैं राहुल की नज़रों में गलत बन गई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि मैं किस हाल से गुजर रही थी। वक्त बीतता गया और मेरी शादी निखिल नाम के एलडी हक्के से तय हो गई। राहुल के साथ जो कुछ भी मेरे मम्मी पापा की वजह से हुआ, उसके लिए मैंने ठान लिया कि मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी और अपने मम्मी पापा को कभी पलटकर नहीं देखूंगी। घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मम्मी पापा के कहने पर मैंने यह शादी तो कर ली, लेकिन मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी। न मुझे कोई दुख था, न कोई खुशी। राहुल ने भी मुझे दोबारा कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वह मुझसे संपर्क करता भी कैसे? मेरे पास न मोबाइल था, न मैं घर से बाहर निकल रही थी। राहुल कभी दोबारा मेरे घर नहीं आया। उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। मुझे बहुत दुख था कि मुझे मजबूरी में उसे ऐसी बातें कहनी पड़ी थीं। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब मेरी विदाई का वक्त आ गया था। विदाई के समय मम्मी पापा और मेरा भाई मुझसे लिपटकर बहुत रोए, लेकिन मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उन्होंने मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। मैंने पलटकर कहा, आपको आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी शादी एक अमीर लड़के से करवा दी है, तो मेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही रहेंगी। मैं शादी के बाद कभी आप लोगों के पास नहीं आऊंगी। मैंने आपसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरी ये बातें सुनकर मम्मी पापा रोने लगे और बोले, बेटी, हमने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन मुझे ऐसे भले की कोई जरूरत नहीं थी जिसकी वजह से मैं अपने दिल से खुश न रह सकूं। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो वहां सब कुछ ठीक था। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। निखिल मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। फिर भी धीरे धीरे निखिल के साथ मेरी जिंदगी अच्छी चलने लगी। मैंने खुद को समझा लिया कि अब यही मेरा घर है और यही मेरा पति है। निखिल एक अच्छे पति साबित हुए। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी माँ का व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी।
शादी के बाद मुझे पता चला कि निखिल की माँ उनकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे इस बात का बदला लेती थी। शायद उन्हें मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी। निखिल के पापा ज्यादातर ऑफिस में रहते थे। घर में मैं और मेरी सास अकेले ही होते थे। कुछ समय बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिली। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इस खुशी में मेरे मम्मी पापा भी शामिल होने आए, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया, मेरी जिंदगी में या मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करना। वे जानते थे कि उनकी बेटी उनसे नाराज है, फिर भी उनका कहना था, अब तुम्हें अपनी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। तुम बहुत अच्छे से रह रही हो। मुझे उन्हें पलटकर नहीं देखना था। मैं भले ही ठीक थी, लेकिन खुश नहीं थी। मैं बस औपचारिकताएं निभाने और जिंदगी गुजारने के लिए निखिल की पत्नी थी। मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आया और जिंदगी थोड़ी खुशहाल हो गई। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को स्वीकार कर लिया। मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ अभी भी ठीक नहीं था। वह मेरे पति और ससुर के पीछे मुझे बहुत कुछ सुनाती थी। मैं सब चुपचाप सहती रही। फिर कुछ साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरे पति अपने बच्चों से बहुत खुश रहते थे। अब मैं भी खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरी ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। मेरे पति के साथ एक भयानक हादसा हो गया और उस हादसे में उनकी जान चली गई। जब मुझे यह खबर मिली तो मेरे होश उड़ गए और क्या आके तीर तस सट गए। मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वे अनाथ हो गए थे। यही सोचकर मेरा बुरा हाल था। मेरे पति मुझे और बच्चों को छोड़कर चले गए। यह सब सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी बच्चों की खातिर मैंने खुद को संभाला। मैंने निखिल के साथ 5 साल बिताए थे। इन 5 सालों में उन्होंने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी सौतेली माँ का व्यवहार मेरे साथ और खराब हो गया। वह अपने पति और बेटे की सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। उसे समझ आ गया था कि निखिल के बाद यह सब उनके बच्चों का ही होगा, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर मुझे अच्छा समझते थे, लेकिन सास ने निखिल के मरने के बाद मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने ससुर से कहा कि चोरी मैंने की है। मैंने कोई चोरी नहीं की थी। सास बोली, अब निखिल इस दुनिया में नहीं है। इस लड्डू का हमारे घर में कोई काम नहीं। न हमें इसके बच्चे चाहिए, न यह यहाँ रह सकती है। सास ने ससुर के दिल में भी मेरे लिए नफरत भर दी। इस तरह मैं उस घर से बेसहारा हो गई और मुझे निकाल दिया गया। मैं अपने बच्चों को लेकर एसडीडी चाक्कों पर भटक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं बहुत खुददार हो चुकी थी। वक्त और हालात से लद्दधातना मैंने सीख लिया था। मेरे घर वालों ने जितना सोचा था कि मैं खुश और अच्छी रहूंगी, उतनी ही मेरी किस्मत खराब निकली। अब मैं अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। मैं एसडीडी ढक किनारे उनके साथ बैठी थी। तभी मुझे अपनी एक दोस्त का घर याद आया। मैं बच्चों को लेकर वहां चली गई। वह मेरी कॉलेज की दोस्त थी। बहुत समय बाद उससे मुलाकात होने जा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद करेगी। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके घर में उसका परिवार भी था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह मुझे और मेरे बच्चों को अपने कमरे में ले गई। वहां हमने बात शुरू की। मुझे देखकर वह परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम आज मेरे घर कैसे आ गई? मैंने उसे बताया, मैं बहुत परेशानी में हूं। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। हम डीडीडी छक पर ही वक्त गुजार रहे हैं। मुझे तुमसे मदद चाहिए। रहने की जगह और कहीं नौकरी का इंतजाम करवा दो। मेरी बात सुनकर उसने मेरे बच्चों के लिए खाना मंगवाया। मेरे दोनों बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। मेरी दोस्त प्रिया ने कहा, नौकरी के लिए मैं कोशिश कर सकती हूं, लेकिन अभी कोई जगह खाली नहीं है और रहने का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कहां से करूं? मैं खुद इस घर में रहती हूं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें किराए का घर दिलवा सकती हूं। मैंने उसे मना कर दिया और कहा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए और बोली, इसके अलावा मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। उसने मेरे बच्चों को खाना खिलाया था और कुछ पैसे दिए थे। मेरे लिए इतना ही बहुत था। जब मैं उसके घर से जाने लगी तो उसने कहा, दीपिका, आखिर कब तक तुम इस तरह जिंदगी गुजारोगी? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें सहारे की जरूरत है। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और अपना घर बसा लेना चाहिए। मैंने कहा,
दूसरी शादी मुझसे कौन करेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करता है? प्रिया बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां मर जाती हैं, जिनकी शादी नहीं चल पाती या किसी वजह से शादी नहीं हो पाती। ऐसे लोग तुम जैसी लड्डत धकियों का साथ चाहते हैं जो उनके घर को संभाल सकें। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे बस पैसा कमाना है। तब प्रिया ने मुझे एक सुझाव दिया। उसने कहा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती और पैसा भी कमाना चाहती हो तो किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों नहीं कर लेती जो सिर्फ पैसे देकर अपनी जरूरत के लिए शादी करे? मैंने चौंक कर प्रिया की ओर देखा और कहा, क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, यहाँ बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जो अपनी जरूरत के लिए शादी करते हैं, जैसे कुछ दिनों का कॉन्ट्रैक्ट, और तुम चाहो तो अपनी फीस ले सकती हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने सोच लिया कि इसी तरह से मैं पैसा कमा लूंगी। आखिर अपने बच्चों को एसडीडी अचकों पर कैसे छोड़ दा बकेताओ हंसता दूं? जरूरत के लिए ही सही, पर मेरे पास बच्चों की परवरिश के लिए पैसे तो होंगे। वैसे भी मेरे पास कोई और सहारा नहीं था। अपने घर वालों से तो मैं मदद लेना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने प्रिया की मदद से कुछ ऐसे लोगों से बात की जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैंने निखिल के सामने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। करूं भी कैसे, जब मैं उससे प्यार करती ही नहीं थी। मैंने सोचा कि मामूली तौर पर शादी करूंगी ताकि लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो और मैं उनके सिर पर बोझ भी न बनूं। मेरे सामने एक आदमी आया जो उम्र में काफी बुढ़िढ़ा था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया और मुझे अपनी बनाने की बात करने लगा। लेकिन मैंने उसे पहले ही बता दिया, मैं तुम्हारी पत्नी सिर्फ 3 दिन के लिए बनूंगी। मेरी फीस 3 दिन की 3 लाख रुपये है। मेरी खूबसूरती के लिए तो हर कोई बेचैन रहता था, तो अमीर लोग भी मुझ पर आसानी से पैसा लुटा सकते थे। वह बुजुर्ग आदमी मान गया। इस तरह मेरी शादी उसके साथ 3 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर हो गई। उसने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिए। मैंने तुरंत एक घर किराए पर लिया और जरूरत का सारा सामान रख लिया। फिर मैं 3 दिन तक उसकी पत्नी बनी और उसने मुझसे पत्नी का पूरा हक लिया। 3 दिन बाद उसने बाकी पैसे दिए और मैं अपने घर लौट आई। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे आने लगे क्योंकि मैं इसी तरह पैसा कमाने लगी थी। एक आदमी को छोड़कर दूसरे से शादी, फिर दूसरे को छोड़कर तीसरे से। यह मेरा धंधा बन गया। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे बच्चों का पेट भर रहा था। मेरे पास एक दिन में 1 लाख रुपए तक इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन मुझे ऐसे ग्राहक कम मिलते थे। कई लोगों की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, पर मजबूरी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती। कुछ के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वे कम काम करते हैं। फिर भी मेरे बच्चों का खाना पीना चल पुड़िढ़ा और मेरी जिंदगी ठीक ठाक गुजरने लगी। मैं बहुत कंजूसी से रहती थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। बुरे वक्त के लिए हमेशा कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए। मैंने अपनी दोस्त प्रिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। भले ही वह मेरी मदद न कर सकी हो, लेकिन उसने मुझे पैसे कमाने का रास्ता दिखा दिया। मैं जानती थी कि मेरा यह तरीका गलत है, लेकिन मेरे जैसी मजबूर औरत और क्या कर सकती थी। वैसे भी खूबसूरत औरत को इस दुनिया के भेड़िए अपनी नज़रों से घूरते हैं। मैंने सोचा, इससे पहले कि कोई मुझ पर गलत नज़र डाले, मैंने खुद ही इसे अपना धंधा बना लिया। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरी बेटी दरवाज़ा खोलने गई और बोली, मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ी तो सामने एक अजीब सा मर्द खड़धसीजदा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम पैसे के लिए शादी करती हो और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 दिन का होता है। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं मोहल्ले वाले या मेरे बच्चे आसपास तो नहीं हैं। जब कोई नहीं दिखा तो मैंने तसल्ली से कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ। क्या आप भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? वह बोला, हाँ, लेकिन मैं तुमसे 3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के लिए शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखती। उसने जवाब दिया, पैसे के लिए जब तुम अपने शरीर को दूसरों के हवाले कर सकती हो। उसने कहा,
जब तुम पैसे के लिए दूसरों से शादी कर सकती हो तो क्या अपना वक्त थोड़ा बढ़ा नहीं सकती? मैंने चौंक कर उसे देखा। वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, तुम एक दिन के 1 लाख रुपए कमाती हो, है ना? मैं तुम्हें 1 महीने के 50 लाख रुपए दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसे अगर मेरे पास आ जाते तो मैं अपने और अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती थी। कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकती थी और शायद मुझे फिर कभी गलत काम न करना पड़े। मैंने सोचा कि इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने उसकी बात मान ली और उससे शादी कर ली। वह मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर ले गया। लेकिन बेटी अजीब बात थी कि जिस मकसद से उसने मुझसे शादी की थी उसने वह काम कभी किया ही नहीं। उस दिन बस मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर ले जाकर रख लिया। वहां हमें पेट भर खाना मिलता था। हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही थीं। उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मेरे बच्चों के साथ भी वह बहुत अच्छे से पेश आता था। वह घर पर कम ही रुकता था। उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। दिन भर वह घर मेरे और मेरे बच्चों के हवाले छोड़ ढकर चला जाता था। बच्चों से हंसकर बातें करता, उनके लिए तोहफे लाता जिससे वे बहुत खुश हो जाते थे। मैं समझ नहीं पाई कि यह आदमी कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे बस उसके पैसों से मतलब था। मैं उसके घर में वैसे ही चलती थी जैसा वह कहता था। अगर वह मेरे करीब आना चाहता तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। मैंने उसे करीब आने की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन वह खुद ही मेरे पास नहीं आया। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो गया। अब उसके घर से जाने का वक्त आ गया था। मुझे उससे अपने पैसे लेने थे और यह रिश्ता खत्म करना था। उस दिन वह घर पर नहीं था। मैं अभी तक उसका नाम भी नहीं जानती थी। रात को जब वह लौटा तो मैंने कहा, मुझे मेरे पैसे दे दो और इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। मेरा समय पूरा हो चुका है। उसने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा और न ही तुम्हें कोई पैसा दूंगा। मैंने गुस्से में कहा, यह क्या हरकत है? तुमने कहा था कि तुम मुझसे 1 महीने के लिए शादी करना चाहते हो और मुझे 50 लाख रुपए दोगे। यह ठीक नहीं कर रहे हो। वह धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने मेरे कंधों को पकड़िद्दा और मुझे झकझोरते हुए बोला, तुमने जो मेरे साथ किया वह सब क्या था? मैंने उसे हैरानी से देखा। उसने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ हटाई। फिर उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह राहुल था। वह बोला, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? मैंने तो तुम्हें पहली नज़र में पहचान लिया था। 5 साल बाद भी तुम नहीं बदली, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे बदल दिया। मैं तुम्हारी वजह से बदला हूं। तुमने मुझे दौलत के लिए छोड़ दिया था, ओलीबॉप कुहा दिया था ना? आज देखो, किस्मत ने मुझे कहां पहुंचा दिया और तुम एक बदचलन बन गई हो। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा हुआ कि तुम जैसी बदचलन लद्दकी से मेरी शादी नहीं हुई, जो दौलत के लालच में इतनी अंधी हो गई कि लोगों से शादी करने लगी। 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट! वह हंसता रहा। मुझे वह पागल लग रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा खून खौलने लगा। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सब करना मेरी मजबूरी है। वह बोला, अच्छा तो वह दौलत कहाँ गई जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? तुम्हारा पति कहाँ गया जिसके साथ तुम्हारे माँ बाप ने शादी करवाई थी? वह तो बहुत अमीर था ना? वह तुम्हें जिंदगी भर की खुशियां दे सकता था। तो फिर क्या हुआ? तुम यह काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी। तुम झूठी हो और हमेशा ऐसी ही रहोगी। आज मुझे देखो, तुम्हारी उस बेइज्जती ने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे छुद्धा इतहा। मैं घर गया तो मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। उनकी मौत से मैं बहुत सदमे में था। कुछ समय बाद मम्मी भी इस दुनिया से चली गईं। फिर मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मैंने अपना घर बेच दिया और पढ़ाई पूरी करने लंदन चला गया। वहां मैंने अपनी नई दुनिया बसाई, खुद को बदला, अपने करियर पर ध्यान दिया। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं। मैं कुछ वक्त के लिए यहां आया था। जब मुझे पता चला कि तुम इस तरह काम कर रही हो तो मैंने सोचा कि तुमसे अपना बदला लूं। लेकिन अब तुम क्या हो? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। मैंने कहा, अच्छा है कि तुम बिजनेसमैन बन गए, लेकिन तुम आज भी वही इंसान हो जिसे मेरी मोहब्बत कभी दिखी ही नहीं। तुम जैसे इंसान मेरे प्यार को समझ ही नहीं सकते। वह बोला,
तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी दीपिका। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो उस दिन अपने पिता के सामने यह बात कबूल करती, न कि मुझे जलील करके घर से निकालती। मैंने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। ये मेरे बच्चे हैं। मेरे घरवालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई थी। मैं मजबूर हूं। यह काम मुझे शौक से नहीं करना पड़ी अचता। लोगों से शादी करके पैसे लेना मेरा मजबूरी का रास्ता है। मैं बहुत सुंदर हूं, यह मैं जानती हूं। लेकिन मेरी सुंदरता की वजह से समाज के लोग मुझ पर नजर डालते हैं, मेरे चरित्र पर सवाल उठाते हैं, मेरे बच्चों को भूखा रखते हैं। फिर भी मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैंने कहा। इसलिए मैंने बदनामी का रास्ता चुना, जहां से मुझे कुछ पैसे तो मिल सकें। लोगों से शादी करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इससे मुझे पैसे मिल रहे थे। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी निखिल से इसलिए करवाई थी ताकि लव मैरिज के बाद जो परेशानियां उन्होंने झेली थीं, मुझे न झेलनी पड़ी। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था। कहा था कि मुझे तुमसे यहां से जाने को कहना होगा और यह मानना होगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अगर मैं ऐसा न करती तो वे अपनी जान ले लेते। उनकी खुशी के लिए मैंने तुम्हारे साथ वह सब किया, तुम्हारी बेइज्जती करवाई और खुद भी बेइज्जत हुई। तुम वहां से चले गए, लेकिन निखिल के साथ शादी मैंने कितनी मुश्किल से की, यह सिर्फ मैं जानती हूं। मैं उसके साथ खुश नहीं थी, फिर भी गुजारा किया। उसके साथ मेरे बच्चे हुए। बच्चों की खातिर मैंने खुद को संभाला। लेकिन वक्त ने कुछ और ही तय किया था। कुछ समय बाद मेरा पति एक हादसे में मर गया। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर SDDI हाकों पर भटक रही थी। मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। एक माँ अपने बच्चों के लिए मजबूरी में कुछ भी कर सकती है। मैं खुददार हो गई थी। मुझे दौलत चाहिए थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मैं इतनी दौलत की भूखी नहीं थी कि तुम्हें धोखा दूं। मैंने दौलत के लिए तुम्हें नहीं छोड़ दा। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। मेरी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी देखकर राहुल बोला, तुम झूठ बोल रही हो। अगर ऐसा था तो तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई? उनके घर क्यों नहीं रही? सिर्फ डहाकों पर क्यों भटकती रहीं? मैंने कहा, क्योंकि मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखती। उन्होंने अपनी खुशी और इज्जत के लिए मुझे तुमसे अलग करवाया। मेरी शादी निखिल से करवाई। मैंने उनकी बात मानी। वे चाहते थे कि मैं निखिल से शादी करके घर बसा लूं। मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं उनसे आज भी नाराज हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया। विदाई के वक्त ही मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद जितनी भी परेशानियां आईं, मैंने कभी पलटकर उन्हें नहीं देखा और न ही उनके पास गई। यह कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बातों पर राहुल को यकीन हो गया। वह मेरे सामने हाथ जोड़ धकर माफी मांगने लगा। बोला, मैं तुम्हें गलत समझता रहा दीपिका। मुझे लगा कि तुम गलत हो। तुम लालची और बिगड़ी हुई औरत बन गई हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस काम के पीछे एक दर्द भरी कहानी छुपी है। मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो तुमने किया वह तुमसे करवाया गया था। वह मेरे हाथ पकड़ कर मेरे साथ रोने लगा। फिर बोला, आज मैं तुम्हें एक विकल्प देना चाहता हूं। मैं तुम्हें यहां रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यह तुम्हारी मर्जी है। एक तरफ 50 लाख रुपए हैं, दूसरी तरफ मैं हूं जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आज भी स्वीकार करने को तैयार हूं। तुम चाहो तो 50 लाख लेकर यहां से जा सकती हो, लेकिन ये पैसे कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझे चुनती हो तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खूब ख्याल रखूंगा। तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मुझे उनसे लगाव हो गया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पति की मौत हो गई। मुझे लगा कि तुमने उसे छोड़ दिया। जब मैं तुम्हारे घर गया था तो वहां की हालत देखकर मुझे कुछ शक हुआ था, लेकिन मैंने सच जानने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा था कि जब तुम यहां से जाओगी तो मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें अपने साथ रिश्ते में रखूंगा, लेकिन तुम्हारा नहीं बनूंगा। तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। तब तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। लेकिन मुझे माफ कर दो। अपने एहसास दिलाने के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर देता। अब तुम जो विकल्प ठीक समझो चुन सकती हो।
राहुल की बातें सुनकर मैं सोच में पीढ़ियां त्याच गई कि क्या करूं। लेकिन इस एक महीने में मैंने देख लिया था कि मेरे बच्चे राहुल से बहुत प्यार करने लगे हैं। मैंने सोचा कि 50 लाख रुपए से मेरी पूरी जिंदगी नहीं चल सकती, न ही मुझे और मेरे बच्चों को किसी मर्द का सहारा मिलेगा। राहुल एक अच्छा इंसान है, मुझे उसके साथ रहना पसंद आया। इससे मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिलेगा और मेरी जिंदगी भी राहुल के साथ गुजर जाएगी। राहुल से शादी का मेरा सपना पूरा हो गया और मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई। जब मैंने राहुल को अपनी मर्जी बताई तो वह बहुत खुश हुआ। मैं उसके साथ शादी के बंधन में पहले ही थी। उसने मुझे और मेरे बच्चों को सहारा दिया। इस तरह हमने पुरानी बातें भुलाकर नई जिंदगी शुरू की। मेरे मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता कि उनकी बेटी ने कितनी परेशानियां झेली। उनकी सोच थी कि मैं खुश रहूंगी, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले कुछ माँ बाप गलत होते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो परेशानियां आपने झेलीं, क्या जरूरी है कि आपके बच्चे भी वही झेलें? जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहती हैं और सबकी परेशानियां अलग होती हैं। इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। जैसे मेरे पापा ने मेरी मम्मी के लिए मेहनत की और सुकून की जिंदगी बिताई, वैसे ही वे राहुल के बारे में भी सोच सकते थे। राहुल भी तो बदल गया और इतना कुछ होने के बाद भी उसने मुझे हासिल कर लिया। आने वाली परेशानियों को कोई रोक नहीं सकता। जो होना है वह होकर रहता है। अब मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूं। वह मुझे और मेरे बच्चों को लंदन ले आया है। यहां मैं उसके साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूं। मुझे अपनी दोस्त की याद आती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, है ना? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।